हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार क्लासेस फॉर यू। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, आपकी पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अनुवांशिकता चैप्टर का अगला टॉपिक, जो है मेंडल के नियम। क्या? मेंडल के नियम। तो चलिए बच्चों, समझते हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने क्या क्या नियम दिए। ठीक है, तो मेंडल का जो प्रथम नियम था बच्चों, वह था प्रभाविता का नियम। क्या था? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम था। ठीक है, देखिए मेंडल को जो पहला नियम था बच्चों, वह था प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है, समझिएगा। मेंडल ने क्या बोला कि जब हम दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों में कृत्रिम पर परागण कराकर क्रॉस कराते हैं, तो इनसे एक नई जाति उत्पन्न होती है, यानी कि नई प्रजाति उत्पन्न होती है। जैसे हमको ये मिल रहा था बच्चों, ठीक है, ये मिल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हमको ये जो नई प्रजाति मिल रही है बच्चों, ये प्रजाति जो है ये लंबे पौधे की है। किसकी है? लंबे पौधे की है। किसकी है बच्चों? लंबे पौधे की। अब लंबे पौधे की है मतलब ये कि ये जो पौधा होगा, इससे जो पौधा बनेगा वह कैसा होगा? लंबा होगा। तो ये जो गुणसूत्र थे, ये शुद्ध लंबे पौधे का था। किसका था? लंबा पौधा, जो जीन समूह था, जो जीन था। ठीक है, और ये बौना पौधा था। ठीक है बच्चों, क्या था? ये बौना पौधा था। ठीक है, देखिए अब इसमें हम ये देख रहे हैं बच्चों की एक टी जो है वो लंबे पौधे का है, यानी कि लंबा वाला है, और एक टी बौने वाले पौधे का है। ठीक है, एक लंबे वाले का और एक बौने वाले का। ठीक है, तो देखने को ये मिल रहा है कि एक लंबे वाले का, एक बौने वाले का है, लेकिन प्रभाव किसका दिख रहा है बच्चों? इस टी का दिख रहा है। किसका दिख रहा है? इस टी का दिख रहा है। इस टी का एक प्रभाव दिख रहा है। तो मेंडल ने क्या कहा था कि दो तुलनात्मक लक्षण वालों जीनों में जब संकरण होता है, क्या होता है? संकरण होता है, तो उसमें जो लक्षण अपना भौतिक रूप प्रदर्शित कर दे, क्या कर दे? भौतिक रूप प्रदर्शित कर दे, वही कहलाता है प्रभावी लक्षण। क्या कहलाता है? प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो अब देखिए मेंडल ने क्या किया, वो क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण। और ये जीन क्या कहलाएगा बच्चों? प्रभावी जीन कहलाएगा। ठीक है, तो अब मेंडल ने जब ये कह दिया कि इसमें ये कैपिटल टी प्रभावी है, क्या ये कैपिटल टी प्रभावी है, तो अब जब कभी भी बच्चों स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, मतलब चाहे जिसके साथ लगे, तो यहां पे जो प्रभावी होगा वह होगा कैपिटल टी ही प्रभावी होगा। क्या होगा? कैपिटल टी ही प्रभावी होगा। चाहे आप उसको चाहे जितनी पीढ़ियों में ट्रांसफर कर दें, लेकिन प्रभावी क्या होगा? कैपिटल टी होगा। तो मेंडल का यही नियम, पहला नियम यही कहता है कि ऐसा लक्षण जो अपना भौतिक प्रदर्शन कर दे, तो वह अपना भौतिक प्रदर्शन हमेशा ही करता चला जाएगा, यानी वह हमेशा ही प्रभावी रहेगा। यही कहलाता है मेंडल का प्रभाविता का नियम। यानी कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जीनों में क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस कराने पर एक जीन अपना लक्षण को भौतिक रूप से प्रदर्शित कर देता है, वही कहलाता है प्रभावी जीन। और इस प्रकार लगातार वो वंशानुगत अपने प्रभाव को बनाए रखता है, तो वही कहलाएगा प्रभाविता का नियम। लगातार वो अपने वंश को बढ़ाएगा, लेकिन जो एक बार प्रभावी हो जाएगा वो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रभाविता का नियम पालन करेगा, वही कहलाएगा प्रभाविता का नियम। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी था, कैपिटल टी बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जब तक जाएगा तब तक वह प्रभावी ही रहेगा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वियोजन का नियम। क्या? वियोजन का नियम। ठीक है, देखिए समझिए, वियोजन के नियम के बाद हम आपको द्विसंकरण बता दे रहे हैं बच्चों। द्विसंकरण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि उसका अनुपातिक मान बहुत ही अजीब तरीके से आता है, कुछ लोग तो उसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, मेंडल का नियम, ये था टॉपिक हमारा। दूसरा नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम। पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम, ध्यान रहे, इसको विसंयोजन का नियम भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम और पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, का नियम भी कहते हैं। देखिए कैसे कहेंगे भैया इसको पृथक्करण का नियम, ध्यान से समझिए। मेंडल ने ये और ये लिया था। मैं आपको बच्चों बार बार उदाहरण इसलिए इसको ले रहा हूं क्योंकि ये एक संकरण का है, एक संकरण, ताकि आपको एक साथ कई चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, एक संकरण भी आपको समझ में आ जाएगा, प्रभाविता का नियम इसी समझ में आ जाएगा, और आपको विसंयोजन का नियम भी समझ में आएगा, यानी पृथक्करण का नियम भी समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए, इसमें और इसमें बेटा क्रॉस हुआ तो हमको क्या मिला? ये मिला ना। उसके बाद इसमें और इसमें क्रॉस हुआ तब भी हमको यही मिलेगा। फिर इसमें और इस टी में क्रॉस होगा बच्चों, ठीक है, तब भी हमको यही मिलेगा। फिर इसमें और इस टी में क्रॉस होगा तब भी हमको क्या मिलेगा? यही मिलेगा। और ये हो जाएगी F1 पीढ़ी। क्या हो जाएगी? F1 पीढ़ी। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार, मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है कि जब किसी युग्मक का संयोजन कराया जाए, यानी कि किसी भी पुष्प में या फिर किसी भी पौधे में परागण की क्रिया संपन्न कराई जाए और वो विपरीत लक्षण वाले हो। कैसे हो? विपरीत लक्षण वाले हो बच्चों। तो विपरीत लक्षण वाले पुष्पों में जब संयोजन की क्रिया कराई जाती है तो एक समय आता है, एक समय तक यानी कि एक पीढ़ी तक, तो उसमें प्रभाविता का नियम का पालन होगा। क्या होगा? प्रभाविता के नियम का पालन होगा। और जैसे उस पीढ़ी की बाद की पीढ़ी आएगी, यानी जो सेकंड पीढ़ी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो उस पीढ़ी में जो युग्मक का गुणसूत्र यानी कि जीन का समूह होगा, जीन का जोड़ा होगा, वह युग्मक निर्माण के समय, क्या? युग्मक निर्माण के समय पृथक्करण हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होकर अगली पीढ़ी में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब आपको समझा दे रहा हूं मैं। जैसे ये टी है, ये एक पूर्ण कोशिका में पाए जाने वाला जीन है, ठीक है, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये। अब जब बच्चों इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जीन अलग हो जाएगा और ये जीन अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दूसरे युग्मक में चला जाएगा, ये दूसरे युग्मक में, और ये दूसरे युग्मक में चला जाएगा। क्या हो जाएंगे? यहां पे हमको कितनी कोशिकाएं मिलेंगी? 2 कोशिका, ये 2 कोशिका, यानी कि 2 प्लस कितने हो जाएगी? 4 कोशिकाएं मिल जाएंगी हमको। कितनी कोशिकाएं मिल जाएंगी? 4 कोशिकाएं मिल जाएंगी। तो अब देखिए, तो वियोजन का नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी में जो भी अशुद्ध रूप से, यानी कि ये जो लंबे पौधे और बौने पौधे के जो जीन थे वे एक साथ आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? एक साथ आ जाते हैं। और लेकिन जैसे ही हम इनके बीच क्या कराएं बेटा? क्रॉस कराएंगे, यानी कि अगर हम इनको छोड़ भी दें और इनमें स्वपरागण की क्रिया भी संपन्न होगी, तब भी क्या होगा कि एक टी इसमें, एक टी इधर का और ये वाला टी इधर का, ये टी अलग हो जाएगा और अलग होके अलग अलग युग्मक में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? अलग होके अलग अलग युग्मक में चला जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग युग्मक में जाने से ये पता चल रहा है कि जो जीन होंगे, क्या जो किसी लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन होंगे, वह पृथक भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथक भी हो जाते हैं। यही कहलाता है वियोजन का नियम, यानी पृथक्करण का नियम। तो इसकी डिफिनेशन एक बार ध्यान से सुनिए। मेंडल के इस नियम के अनुसार जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त, क्या? प्रथम पीढ़ी में प्राप्त युग्मक नहीं कहेंगे हम, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त एलील कह सकते हैं या फिर जीन जोड़ा कह सकते हैं। प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जीन जोड़े से जब अगली पीढ़ी के लिए युग्मक निर्माण की क्रिया आरंभ होती है, तो
जीन अपना जोड़ा छोड़कर पृथक हो जाता है वही कहलाता है पृथक्करण का नियम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। ठीक है, अब बेटा इसी के साथ हम स्वतंत्र अवयवन का नियम समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से रखिएगा, स्वतंत्र अवयवन का नियम इंपॉर्टेंट है और छपेगा एग्जाम में, आप उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वो होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम, ठीक है, स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। देखिए बच्चों, स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम क्या होता है? स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम हम इसी से समझ ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला कि भैया ये हमने लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया तब हमको ये मिले। हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में सभी क्या है? एक समान है। क्या है? सभी एक समान है। ठीक है, सभी एक समान है। तो अब बेटा हमें F1 पीढ़ी जब मिल गई है तो F1 पीढ़ी में हम पुनः संकरण कराएंगे। क्या कराएं? पुनः संकरण कराएं। अब चाहे वह स्वपरागण के द्वारा कराएं चाहे पर परागण के द्वारा कराएं। तो चलिए इतना इसको मिटाते हैं, इसके मिटाकर आगे की बात हम समझते हैं। देखिए स्वतंत्र अवयवन का नियम क्या कहता है समझते हैं। देखिए हमारे पास ये था और ये आ गया। ठीक है, ये है। अब बेटा होगा क्या कि जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो एक बार ये आएगा। ठीक है, फिर दोबारा में इस टी का इस टी में करा दिए हम तो भी हमारे पास ये आया। फिर इस टी का इस टी में करा दिया तब भी हमारे पास ये आया। और जैसे इस टी का इस टी के साथ कराएंगे तब हमको ये मिलता है, स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी मिलता है। ठीक है, तो स्वतंत्र अवयवन का नियम क्या कहता है कि जब एक युग्मक एक दो विपरीत लक्षणों में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में वो दोनों साथ में आ जाते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में युग्मक निर्माण के बाद, क्या युग्मक निर्माण के बाद वह जीन या फिर वह लक्षण स्वयं को अस्तित्व बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं और वह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये ऐसा था, या ऐसा होने के बाद भी हमको लास्ट में शुद्ध मिल जाता है। क्या मिल जाता है बच्चों? शुद्ध मिल जाता है। अर्थात दोनों लक्षण क्या है? स्वतंत्र है अपना प्रभाव दिखाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि भैया इनके साथ कोई और जुड़ गया है तो ऐसा है भैया हम तुमको अपना प्रभाव नहीं दिखाने देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि स्वतंत्र अवयवन का नियम यह कहता है कि एक लक्षण को प्रदर्शित करने वाला जीन दूसरे लक्षण को प्रदर्शित करने वाले जीन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता, वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ठीक है, तो बच्चों ये था। अब बच्चों हमने कल एक संकरण पढ़ा दिया था, तो अब आज हम बात कर रहे हैं द्विसंकरण की। बच्चे थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकिन इतना स्लो चलेंगे कि कम से कम आपको समझ में आ जाए। हम ज्यादा फास्ट भी नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा थोड़ा फास्ट होने की ताकि सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाए। ठीक है, नहीं तो सिलेबस बहुत बड़ा है बच्चों, आपका ये चैप्टर भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो आपका 18 नंबर हाथ से चला जाएगा। चलिए बात करते हैं द्विसंकरण की। किसकी बात करते हैं? द्विसंकरण की। तो आप में से कितने लोगों को द्विसंकरण आता है? आता होगा, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को किसमें कंफ्यूजन होगा? क्रॉस में कंफ्यूजन होगा। भैया किसमें कंफ्यूजन होगा? क्रॉस में कंफ्यूजन होगा। तो चलिए समझते हैं। पहले जानते हैं द्विसंकरण होता क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि द्विसंकरण होता क्या है। आपके हिसाब से द्विसंकरण क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं। ठीक है, जब किसी भी दो विपरीत लक्षणों को, क्या बच्चों? जब किसी भी पौधे या जीव के दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्या कराया जाए? क्रॉस कराया जाए तो उसे कहते हैं द्विसंकरण। ध्यान रहे, द्वि लग जाएगा तो दो लक्षण हो जाएंगे और एक लगेगा तो एक लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने यहां पे दो लक्षण लिए थे, गोल पीले, यानी एक आकार को बता रहा था और एक रंग को बता रहा था। क्या? आकार तथा रंग। तो गोल पीले और विपरीत में इसके क्या लक्षण थे? रिंकल यानी कि झुर्रीदार और ग्रीन। झुर्रीदार ग्रीन।
और ये झुर्रीदार भी बेटा किसको प्रदर्शित कर रहा है, आकार को प्रदर्शित कर रहा है। और जबकि जो वाई वाई है, जो ये है, ये भी रंग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हरा रंग पाया जाएगा और यहाँ पे झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, झुर्रीदार। क्या, झुर्रीदार। ठीक है, अब देखिए ये आकार है और ये रंग है। तो जैसे ही मेंडल ने क्या किया बच्चों, इसमें क्रॉस कराया। क्या कराया, क्रॉस कराया। ध्यान रखिएगा, हम दो लक्षण को साथ में लेकर चलेंगे। क्या, दो लक्षण, एक आकार वाला और एक रंग वाला। ठीक है, तो एक ये वाला आर और एक ये वाला वाई, यानी कि एक आकार वाला और एक रंग वाले को पहले यहां लिख लिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखेंगे। अब फिर से बात आई, जब इधर से क्रॉस कराए तब इधर से एक ये वाला आर और एक ये वाला वाई। तो आर को आर के साथ और वाई को वाई के साथ लिख दिए। तो जब इससे इसमें क्रॉस कराया गया तब हमको मिला आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, मिल गया। उसके बाद ये देखिए फिर से हुआ बेटा, तो अब ये वाला आर और ये वाला वाई बचा था। ठीक है, हमने वैसे किया, पहले लिख दिया लेकिन बीच में स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, इधर भी वही हाल है, ये और ये आ गया। ठीक है, आ गए आसानी से। तो हमने दो ही बनाए हैं, इसके चार चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक बार इस आर और इस वाई का यूज करके, इस आर और इस वाई का यूज करके, क्या करके, इस आर और इस वाई का प्रयोग करके इसके साथ गुणा करेंगे और फिर दूसरी बार इससे और इससे करेंगे। तो इस प्रकार चार बन सकते हैं। मैं बना दूं या फिर आप बना लेंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर बेटा कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं दिन में भी आपको तुरंत, अगर आप कमेंट करते मैं कमेंट देख लूंगा, तो आपको 5 मिनट का वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, और मैंने एक वीडियो में नंबर बता दिया था, अभी पिछली क्लास में मैंने अपना नंबर बता दिया था, मैं अपना नंबर फिर लिख दे रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप क्या करें, इस पे फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दे, 9026069235। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कमेंट क्या कर दीजिएगा, फोटो खींच के उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। मैं उसका चाहे वीडियो बना के आपको आंसर भेजूंगा, चाहे अपनी नोट्स से आंसर भेज दूंगा। आप उसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे शुरू करते हैं। इसमें क्रॉस कराने पे ये और ये मिला, यानी कि जो हमको मिलेगा वो सेम टू सेम मिलेगा। ये F1 पीढ़ी में हमको क्या मिला, सभी जो जीन मिलेंगे वो सभी ये कह रहे हैं, सभी क्या हो गए, गोल पीले हो गए। क्या हो गए, गोल पीले, यानी कि जो रिजल्ट आया वो 100% गोल पीला था। कैसा था बच्चों, गोल पीला था। ठीक है, कैसा था, गोल पीला था। अब अगला जो पीढ़ी होगी F2 पीढ़ी, क्या होगी, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के लिए हमें बनाना पड़ेगा चार्ट। क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। तो अच्छा बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, गुणसूत्र जो होते हैं वो उनकी जोड़ियां जो होती टूट जाती हैं। क्या होती हैं, गुणसूत्र की जोड़ियां टूट जाती हैं। जोड़ियां टूट जाती हैं तो क्या होता है कि एक कोशिका के दो भाग में बढ़ जाती हैं और वो अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं और उनका गुणसूत्र जो होता है अलग, आधे पर से अलग हो जाता है, यानी कि जोड़ियां टूट जाती हैं। ये होता है समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन में। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन, इसके लिए आपको समझना होगा। तो मैं बच्चों ये आप F1 पीढ़ी लिख लीजिए, F2 पीढ़ी में आपको करा रहा हूं क्योंकि F2 पीढ़ी में आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए, F2 पीढ़ी के लिए हम अगर बात करें तो हमको ये सबसे पहली बात ये है कि हम चार्ट के आसपास लिखते हैं उसको कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए चार्ट बना रहा हूं मैं, देखिए। देखिए
आप बेटा ऐसे ही चार्ट बना लीजिएगा अगर एग्जाम में ये आता है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये आता है तो प्लीज आप ऐसे ही चार्ट बना लीजिएगा, ठीक। देखिए हमारे पास जो F1 पीढ़ी मिली थी उसमें ये और ये प्राप्त हुआ, ठीक है, ये हमको मिला था। अब बात करते हैं बेटा इनकी युग्मक निर्माण की, यानी कि इसमें युग्मक कैसे बनेगा। एक बार इस R के साथ ये वाला Y आया, ये आ गया, फिर इसी R के साथ ये वाला Y आ गया, ये आ गया, फिर इस R के साथ ये वाला Y आया, ये, फिर इस R के साथ ये वाला Y आया, ये आया। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके युग्मक के संभावना हो जाएंगी कि ये युग्मक इसमें बनेंगे, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। इन युग्मकों को उठाकर आप चार्ट के बाहर रख दीजिए, ठीक है। पहला वाला पहले के सामने, दूसरा वाला दूसरे के सामने, और तीसरा वाला तीसरे के सामने, और ये चौथा वाला चौथे बॉक्स के सामने रख दीजिए, ठीक है। सेम कंडीशन आपने जैसे इसको लिखा है इसी प्रकार ऐसे लिख दीजिए। इसको यहां पे लिख दीजिए पहले वाले के सामने, इसको दूसरे वाले के सामने लिख दीजिए, और इसको तीसरे वाले के सामने लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। ये कैपिटल वाई है, ठीक है, और इसको यहां पे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ध्यान रहे ये मैच करने चाहिए, सीक्वेंस मैच कर रहे हैं ना। चलिए देखिए अब क्या होगा कि जब इसमें क्रॉस कराया जाएगा तो इसका और इसका क्रॉस कराने पे क्या मिलेगा, 2 कैपिटल R 2 कैपिटल Y, ठीक है। फिर इसका बच्चों इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये भी कैपिटल R ये भी कैपिटल R, तो R ये हो गया, ये कैपिटल Y और ये स्मॉल y है, तो कैपिटल Y को आगे लिखेंगे, स्मॉल y को पीछे लिखेंगे। फिर इसमें और इसमें क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल R है, एक स्मॉल r है, एक कैपिटल Y और दूसरा भी कैपिटल Y, ठीक है। फिर इसका इसमें कराएंगे तो ये क्या है, कैपिटल R है, ये देखिए, और यहाँ पे स्मॉल r है, ठीक है। ये कैपिटल Y है और ये क्या है, स्मॉल y, ठीक है। इसका और इसके साथ कराए तो ध्यान से देख रहे हैं होंगे कि दोनों ही कैपिटल R है, लेकिन ये वाला Y कैपिटल, ये वाला है Y स्मॉल, तो कैपिटल Y को हमेशा आगे लिखेंगे, स्मॉल y को पीछे लिखेंगे। फिर इसका कराए तो हमको ये देखने को मिलता है कि दोनों R कैपिटल लेकिन दोनों I स्मॉल है, ठीक है। फिर इसका कराए बेटा तो एक कैपिटल R एक स्मॉल y, एक स्मॉल r और एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसका इसमें कराने पे क्या मिल रहा है, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। फिर इसका और इसका कराए तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है। फिर इसका और इसमें कराए तब हमारे पास आता है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। फिर इसका बच्चों इसमें कराए तो ये देखने को मिला, ठीक है। कुल मिला के जो आपको मिल रहा है उसको एक साथ लिखना है बस। इसका इसमें कराएंगे तो भी आपको ये मिला और ये मिला, ठीक है। फिर बात आती है इसका इसमें कराए तो ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। फिर इसका बच्चों इसमें कराए कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। फिर इसका इसमें कराए स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर बेटा इसका इसमें करा दिए तो ये स्मॉल r स्मॉल y, ये यहाँ पे मिला हमको, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास कंप्लीट। अब इसका अनुपात कैसे पूछता है, क्या इसका अनुपात कैसे पूछता है, ये पूछेगा अनुपात। बेटा इसके अनुपात पूछने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ साइड में मिटा के लिख रहा हूं। इसके अनुपात पूछने का तरीका क्या होता है, इसमें अनुपात जो बनता है वो बनता है गोल पीले, क्या बनेगा, गोल पीले, और फिर गोल हरे का बनेगा। किसका बनेगा, गोल हरे। फिर उसके बाद बनेगा झुर्रीदार पीले, ठीक है। फिर उसके बाद बनेगा झुर्रीदार हरे। ये चारों आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको इन्हीं को काउंट करके इसमें से इन्हीं में फिल करना है, रखना है, बस आपका अनुपात निकल जाएगा। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले गोल और पीले कितने हैं, गोल और पीले। तो ध्यान रहे बच्चों, गोल पीले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y होना अनिवार्य है।
जहां भी अगर एक आर कैपिटल होगा, कम से कम एक आर कैपिटल और कम से कम एक वाई कैपिटल होगा, वह गोल और पीला होगा। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया, और बस इतने हो गए, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए कि कम से कम एक आर कैपिटल हो और एक वाई कैपिटल हो। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, 9 हो गया। तीन की संख्या कितनी बची? 9 हो गई। कितने हो गए बच्चों? 9। यानी कि टोटल गोल और पीले कितने हुए? 9 हुए। उसके बाद गोल और हरे की बात की जाए। क्या किया जाए? गोल और हरे की बात की जाए। तो गोल और हरे होने के लिए कम से कम, क्या कम से कम एक आर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सभी स्मॉल होने चाहिए। कम से कम एक आर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सभी स्मॉल होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक कम से कम एक आर यानी कि दोनों आर कैपिटल है। तो चलिए ठीक है बेटा, चिन्ह अलग अलग प्रकार के लगाएंगे ताकि गिनने में आसानी हो। एक ये हो गया, ठीक है, और यहां भी हो गया, 2 हो गया, ठीक है। कम से कम एक आर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ये देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया बच्चों, 1 2 3, ठीक है। कम से कम एक आर कैपिटल होने के चांस इतने ही है ना, ठीक है। हाँ, कितने हो गए? 3 हो गए यहाँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये रेशियो आपको भी लिखना है। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि इसको आप कॉपी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब झुर्रीदार पीले की बात की जाए तो झुर्रीदार पीला वाला लक्षण की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि झुर्रीदार में बेटा दोनों आर स्मॉल होने चाहिए और कम से कम एक वाई, कम से कम एक वाई कैपिटल होना चाहिए झुर्रीदार पीले फल प्राप्त करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए झुर्रीदार पीले की यानी कि दोनों आर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। जहां जहां दोनों आर स्मॉल है वहां पहुंच जाइए, ठीक है। सबसे पहले तो यहां देखिए, यहां पे क्या है बच्चों? दोनों आर स्मॉल है यानी कि झुर्रीदार और एक कम से कम एक वाई पीला वो है कैपिटल, ठीक है। एक यहां पे हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गए और एक यहां पे हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। ये देखिए 3 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। अब ठीक है, अब बात करते हैं झुर्रीदार हरे की। किसकी? झुर्रीदार हरे की। तो वह केवल ये बचा हुआ है, केवल ये वाला बचा हुआ है झुर्रीदार हरा, जिसमें दोनों आर और दोनों वाई क्या होंगे? स्मॉल होंगे। वह होगा झुर्रीदार हरा। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको ये रेशियो देखने को मिलेगा। गोल पीला कितना है? 9 अनुपाते। गोल हरा कितना है? 3। झुर्रीदार पीला कितना है? 3। और झुर्रीदार हरा कितना है? अनुपाते 1। इनका जो प्लस होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 हो जाएगा। और यही आपके द्विसंकरण का अनुपात है। क्या है? यही आपके द्विसंकरण का अनुपात है। तो बच्चों द्विसंकरण, आशा करता हूं कि आपको द्विसंकरण समझ में आया होगा। क्या? आशा करता हूं कि आपको द्विसंकरण समझ में आया होगा। अगर बच्चों इसमें कोई परेशानी होगी आपको तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्या करिएगा? इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9026069235, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपकी सभी परेशानियों का हल आपको दे दूंगा। लेकिन बच्चों एग्जाम की तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इस बार बायो का नंबर आपकी मार्कशीट में सर्वश्रेष्ठ दिखे। सबसे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए बायो में। और जिस भी लक्ष्य के लिए आपने बायो लिया हो कि मुझे नीट करना है या फिर मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज करना है, आप उसमें आसानी से एडमिशन पा सके, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो आगे की क्लास हम कल लेंगे, यानी कि कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा,
आपको इस बार बायो में 95 प्लस मार्क्स लाना अनिवार्य है। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, आप किसी भी, बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी चैप्टर को, आपको पूरी ऑल ओवर बुक का आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में कहीं से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन फंस रहा हो तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को। मैं आधे घंटे या फिर 10 मिनट, जितना जितना जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। और मैं हो सकता है रफ में आपको समझा के आंसर दूं या फिर वीडियो बना के आपको भेज दूं कि हाँ बेटा ये चीज होता है, ठीक है। तो बच्चे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको 100% वादा कर रहा हूं कि आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।